ये 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है। इस 1 रुपये की वैल्यू तकरीबन $7 है और इस 1 रुपये की वैल्यू तकरीबन $0.004 है। ऐसा क्या हुआ कि 500 सालों में रुपए की कदर में 1700% कमी आ गई? कहानी शुरू होती है 1540 में, जब शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान में सूरी एम्पायर की बुनियाद रखी और 1 रुपये का चांदी का सिक्का मुतारफ करवाया। 2500 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमें यह बताती है कि करेंसी स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए है, मतलब प्रेशियस मेटल से बनना चाहिए है, सोना, चांदी या कॉपर। शेर शाह सूरी ने भी कुछ ऐसा ही किया और उसने मुतारफ करवाया 11 ग्राम का चांदी का सिक्का। शेर शाह तो चला गया, मगर ये चांदी का सिक्का चलता चला गया। जब बारी आई मुगल शहंशाह अकबर की, तो उसको ये 11 ग्राम वाले चांदी के सिक्के का आइडिया अच्छा लगा और उसने अपने बाप दादा मतलब बाबर और हुमायूं की 4.5 से 5 ग्राम की शारकी को तर्क किया और इसी 1 रुपये को आगे लेके चला और 300 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। आहिस्ता आहिस्ता मुगल एम्पायर कमज़ोर होने लगी और आसपास इंडिपेंडेंट स्टेट्स उभर के सामने आने लगे। इन सब स्टेट्स ने भी 11 ग्राम का ये चांदी का रुपया अपने अपने नामों से अपने अपने इलाकों में जारी रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो जहांगीर के ज़माने में हिंदुस्तान में कदम रख चुकी थी, मगर बैटल ऑफ प्लासी और सेरिंगपट्टम के बाद वो मजबूत हो चुकी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के जरिए उसने चांदी के 1 रुपये जारी करना शुरू कर दिए थे। फिर आया 1835 और 1835 कॉइनेज एक्ट के तहत उन्होंने इस करेंसी को यूनिफॉर्म कर दिया, मतलब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ख़त्म करके उन्होंने एक ही किस्म के सिक्के अपने ज़ेरे असर इलाकों में जारी कर दिए। ये सिलसिला 1857 तक बरकरार रहा। 1857 में होती है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके बाद अंग्रेज सरकार आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड पे करके बराह रास्त खुद हिंदुस्तान पे हुकूमत करने लगती है। अंग्रेज सरकार कुछ प्रिंसली स्टेट्स में मेहरबान होती है और उनको भी इजाज़त दे दी जाती है कि वो अपने इलाकों में अपने नाम से चांदी और कॉपर के सिक्के जारी कर सकते हैं और वो भी इस 11 ग्राम के 1 रुपये के सिक्के को जारी रखते हैं। 1858 से 1939 तक ब्रिटिश सरकार ने भी 11 ग्राम के ये रुपये कंटिन्यू रखे, मगर 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई और सिल्वर हो गया शॉर्ट। तो अंग्रेज सरकार ने 1939 से 1945 तक रुपए में सिल्वर कंटेंट आधा कर दिया, मतलब कि अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या इनफरादी वैल्यू आज के हिसाब से $3.5 हो गई। और फिर आया 1944 में एक अग्रीमेंट तय पाया जिसे आज हम ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इस अग्रीमेंट का लब्बे लबाब ये था कि US डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी और रिजर्व करेंसी के तौर पर काम करेगा और US डॉलर गोल्ड बैक होगा, मतलब योर डॉलर इन 1944 वाज एज गुड एज गोल्ड। इसी ब्रेटन वुड्स में IMF और वर्ल्ड बैंक के कयाम का भी फैसला किया गया। खैर 1944 में शुरू हुआ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नोवस ऑर्डो सेक्लोरम। खैर कमिंग बैक टू द रुपी, 1945 में ब्रिटिश सरकार ने 1 रुपये के सिक्के में सिल्वर कंटेंट कर दिया 0, मतलब खत्म। और 1946 से 47 तक 1 रुपये का सिक्का निकल का बनने लगा, मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आज के हिसाब से $0.2 है। ये सिलसिला पार्टीशन के बाद भी जारी रहा और पाकिस्तान ने भी 1948 में 11 ग्राम का निकल का सिक्का जारी किया, जिसकी इनफरादी वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू $0.2 ही थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने पेपर करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी के तौर पर और रिजर्व करेंसी के तौर पर उभर के सामने आया। सब कुछ अच्छा चलता रहा 27 साल तक, 1971 तक। 1971 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ऐलान किया, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. मतलब 1971 में your dollar was not as good as gold। और यूं आगाज होता है फिएट करेंसी का। इन कागज के टुकड़ों की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रही, मतलब ये किसी कमोडिटी के साथ बैक या लिंक्ड नहीं रहे। अब इनकी होती है परसीव्ड वैल्यू और इनका इन्हिसार होता है डिमांड एंड सप्लाई पे।
आसान अल्फाज में अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, उसकी एक्सपोर्ट्स उसकी इंपोर्ट से ज़्यादा हैं, उस कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो उस मुल्क की करेंसी डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग होगी। और अगर इसके बरक्स आपने कोई सिनेरियो देखना है तो आप पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं। सबसे बड़ा पेपर करेंसी या फियाट करेंसी का नुकसान ये है कि इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ थिन एयर। इसकी कोई कमोडिटी बैकिंग नहीं है, ना ही कोई कमोडिटी से लिंक्ड है। इससे होता ये है कि हर नया डॉलर जो प्रिंट हो रहा होता है वो पुराने डॉलर की या पुरानी करेंसी की वैल्यू को घटा देता है। इससे जन्म लेती है इन्फ्लेशन या महंगाई, और जब इन्फ्लेशन और महंगाई हद से तजावुज कर जाती है तो एंटर करता है सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक, और उसके पास एक ही हल होता है, वो शरह सूद बढ़ा देता है। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के रुपए में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रुपया वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ 2022। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी गिर रहे हैं। वैसे अगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कुछ उधार दे भी देते हैं, IMF का लोन प्रोग्राम बहाल हो भी जाता है, तो वक्ती तौर पे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा, मईशत शायद थोड़ी सी बेहतर हो जाए। मगर ये मसला 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद दोबारा खड़ा होगा। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मेरी नज़र में इसके 3 सोल्यूशंस हैं। नंबर 1, अ ग्रेट रीसेट, मतलब मौजूदा मालियाती निज़ाम को ख़त्म करके गोल्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड पे दोबारा जाया जाए। ये बहुत मुश्किल होगा और दुनिया का सरमायादाराना निज़ाम ये होने नहीं देगा, क्योंकि इससे बहुत सारे कैपिटलिस्ट ममालिक की इकोनॉमी और करेंसी को झटका लग सकता है और उनकी मुआशी इजारादारी ख़त्म हो सकती है। नंबर 2, अ हाइब्रिड सिस्टम। हालिया दिनों में हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन की जंग हुई। इसके बावजूद रशिया की करेंसी रूबल और उसकी इकोनॉमी पे इतने बुरे असरात मुरतब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि रशिया ने अपनी सारी एक्सपोर्ट्स रूबल लिंक्ड कर दी। रशिया ने एक और चीज़ का इंदिया दिया है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शायद रूबल को गोल्ड बैक्ड कर देंगे। इस पर कोई हतमी फैसला नहीं आया, मगर फिर भी रशिया वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ 2022। जिम्बाब्वे एक और अफ्रीकन कंट्री है जो कि कई दिहाइयों से, कई सालों से हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार है। मतलब जिम्बाब्वे का डॉलर इतना गिर चुका है कि एक टाइम पे सेंट्रल बैंक को 1 अरब जिम्बाब्वे डॉलर का नोट जारी करना पड़ा। जिम्बाब्वे ने एक गोल्ड कॉइन जारी किया है, और ये गोल्ड कॉइन इसलिए जारी किया गया है ताकि एक आम आदमी इन्फ्लेशन को टैकल कर सके और उसके पास एक हेज मौजूद हो कि अगर पेपर करेंसी अपनी वैल्यू खो भी रही है तो वो ये गोल्ड कॉइन को आगे जाके इस्तेमाल कर सकेगा। इसका एक और हल है बिटकॉइन। बिटकॉइन का आइडिया तो बहुत अच्छा है, जैसे सिल्वर और गोल्ड को माइन किया जाता है, इसी तरह बिटकॉइन को कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम सॉल्व करके माइन किया जाता है। और बिटकॉइन की टोटल क्वांटिटी फाइनाइट है, मतलब कोई भी आकर बिटकॉइन को प्रिंट नहीं कर सकेगा और डुप्लीकेट नहीं कर सकेगा। मगर बिटकॉइन का कंट्रोल किसी एक मुल्क या हुकूमत या सेंट्रल बैंक के पास नहीं होगा, जिससे बहुत सारे सेंट्रल बैंकर्स और पॉलिटिशियंस इससे घबराते हैं और इसको अपने मुल्क में बैन कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि इस निज़ाम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? क्या हम गोल्ड और सिल्वर की तरफ दोबारा चले जाएं या बिटकॉइन को अडॉप्ट कर लें? अपनी सजेशन से हमें आगाह करें नीचे कमेंट्स में।